अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड पर फॉर्मूले तो लिखे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन ये कैसे होता है यही मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ आपको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होती है ये वाली शेप जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, और ये अप एंड डाउन साइड्स पैरेलल हो और ये साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, इस फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ओके, सो हमारे पास अब इस पैरेललोग्राम में एरिया फाइंड करना है हमने। एक साइड को आप ले लें अगर ए वेक्टर, ठीक है, तो अगर ये वेक्टर है तो सेम टू सेम ऊपर वाली साइड है ये भी क्या होगी? ए वेक्टर। क्लियर? इसी तरह से अगर ये बी वेक्टर है साइड वाली, ठीक है, तो ये भी होती है बी वेक्टर। अच्छा, इनमें कुछ टर्म्स है मैं आपको बता देती हूँ। ये ए और ए वेक्टर आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के सामने है, आमने सामने है। ठीक है, लेकिन ये बी और ए वेक्टर किसी पॉइंट से ज्वाइंट है। ठीक है, जो भी दो साइडें एक पॉइंट से मिल रही हो उनको क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट साइड्स। ओके, सो एडजेसेंट साइड्स से मुराद वो दो साइड्स जो किसी एक पॉइंट पे मीटअप कर रही हो। आप देखें ए और ए वेक्टर आपस में नहीं मिले हुए, ये किसी और वेक्टर के थ्रू मिले हुए। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो गए और ये दोनों आपस में क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना था क्योंकि आप जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट 2, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन का। ठीक है, इसी का जो पार्ट 2 करने वाले हैं उसमें हमने एंगल निकालने हैं। तो एंगल हमेशा याद रखिएगा बच्चे, मैं अभी से बात बता रही हूँ जो एक्सप्लेनेशन वाली है। एंगल हमेशा एडजेसेंट साइड्स के बीच में निकलता है। मतलब ए और बी जिनकी टेल्स, या इस तरह कह सकते हैं जिनकी टेल्स आपस में मिलती हो, टेल्स मिलती हो। ठीक है, तो उनके बीच में क्या निकालते हैं हम? एंगल। मतलब अब देखें ए और बी की टेल्स मिल रही हैं, मतलब एंगल इसके बीच में निकाल सकते हैं हम। इसी तरह से हम जो भी दो वेक्टर्स की टेल्स जहाँ पे मिल रही हो वहां पे हम एंगल फाइंड करते होते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बताना था ये इसका एरिया ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड के बराबर कैसे। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो मतलब ये ए से बी की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ए से बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो उस वाले में ऐसे केस में आप इतना याद रखें कि ये तमाम एरिया ए के अलोंग ए वेक्टर बनाएंगे, बी के अलोंग बी वेक्टर बनाएंगे, और जो ये बॉक्स बनेगा ये हमेशा आपका होता है ए क्रॉस बी से बनने वाला एरिया। ठीक है, ए क्रॉस बी इटसेल्फ क्या होता था बच्चे? हमने पढ़ा था कि अगर ये ए है, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होता था बच्चे? ये दो हो गए ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, ये जो थर्ड वेक्टर है ये ए क्रॉस बी होता था। लेकिन अभी हम किसकी बात करें? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड याद रखें उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो ए और बी के, इन दो के बीच में बनने वाला एरिया। आप एक और बी के अलोंग एक और बी रखेंगे, ए के अलोंग एक और ए रखेंगे, और उनके बीच में जो एरिया बनेगा वो ये मैग्नीट्यूड शो करता है। क्लियर है बात? तो ये हमेशा आप याद रखेंगे जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, बी के अलोंग बी बनाएंगे, ए के अलोंग ए, तो हमेशा एक पैरेललोग्राम की शेप बनेगी। ठीक है, तो इसी वजह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे पास ए क्रॉस बी होता है। क्लियर? अब आप इसी एरिया को अगर दो हिस्सों में हाफ कर दें, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं? हाफ कर दूं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फिगर है, इसको मैं बॉक्स शेडिंग कर देती हूँ। तो ये जो फिगर है ये क्या बन रही है? एक ट्रायंगल है ना। मतलब आप पेज को जिस तरह से फोल्ड नहीं कर लेते, हम फोल्ड करके देख लें बेशक, तो जब भी आप किसी पैरेललोग्राम को, टोटल कितना था? ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड एरिया। ठीक है, इस एरिया को अगर आप दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा क्या बना रहा है बच्चे? एक ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम? इस टोटल हिस्से का नाम क्या था बच्चे? ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से निकाल रहे थे टोटल एरिया। लेकिन टोटल का अगर हाफ कर दे, आधा ले लें, तो हमारे पास क्या बनता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल।
आई होप समझ आई होगी। दिस बाय डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है कि हाफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया को अगर मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूं तो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आता है, ठीक है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ये उसका बटा दो, मतलब हाफ हो गया। आई होप ये समझ आई होगी। तो ये हमारा था, लेट मी क्लियर दिस आउट। अब आपका फाइंड करना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए और बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये टू एडजेसेंट साइड्स है। टू एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या, ए आपका अगर ये है तो बी इसी से ज्वाइंटेड है, ठीक है, एडजेसेंट है, इसके साथ ही है, ठीक है, इससे अलग नहीं है, किसी पॉइंट पे ये जरूर मीटअप कर रहे हैं। क्लियर। सो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरेललोग्राम मैं अक्सर इस तरह से शॉर्ट करके लिखती हूँ, आप पूरा पैरेलल के स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैं पैरेलल को इस तरह लाइन शो करती हूँ, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम आपके पास a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड होता है, ओके। अब आपको गिवन है a वेक्टर b और b वेक्टर b। हियर आप निकाल लेंगे a क्रॉस b, पहले वेक्टर निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। वो क्या होता है, i j k हैट होल डिटर्मिनेंट। i की वैल्यूज देखे, a की वैल्यूज देखिएगा 2 -3 एंड 1, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी 2 -3 1, और b की वैल्यूज हमारे पास क्या है 1 -2 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 -2 7। इनका जरा आप वो ले लें, डिटर्मिनेंट खोल लेंगे तो हमारे पास i फिक्स हो गया, 3 7s are 21, 2 1s are 2, प्लस में आ जाएगा माइनस j हैट, तो ये आ जाएगा j हैट के साथ आएगा 2 7s are 14 -1, एंड k हैट के साथ आ जाएगा 2 2 4, 3 1 3 माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले को आपने ये डिटर्मिनेंट खोलना तो आपको आना ही चाहिए, 3/3 का मैट्रिक्स खोल का डिटर्मिनेंट लेना आपको आना ही चाहिए, ये लाजमी है, ठीक है। -19 हो गया, माइनस का j मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से एंड k हैट मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 1 से, सो दिस इज -19 i हैट -13 j हैट एंड माइनस का k हैट, ठीक है। सो ये आपका क्या निकल आया बच्चे, a क्रॉस b। बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। सो हमारे पास हम इसी का, दिस इंप्लाइज इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल आएगा, -19 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर देती हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 531, और इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो आ जाता है आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 59, कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट आ जाएगा। सो ये चीज क्या थी बच्चे, एरिया ऑफ, इस वन को देखे ना, ये वाली चीज किसके बराबर थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। दिस इज द आंसर इन द बुक ऑल्सो। सो लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, थोड़ी सी लेंथी है। उन्होंने कहा है कि एक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा अगर उस ट्राइंगल के वर्टिसेस ये और ये दिए हुए हों, ठीक है। तो उन वर्टिसेस का नाम मैंने ए बी और सी दे दिया है, और फिर उन्होंने कहा है कि एरिया निकालने के बाद आपने आल्सो फाइंड देयर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसके वर्टिसेस क्या है, हमने कोने, वर्टिसेस कोनों को कहते हैं। आप ले लें ए बी और सी, ठीक है। ये तो इसके एजेस हो गए, ठीक है, सॉरी वर्टिसेस हो गए। अब आपने सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है, ठीक है। और ए और बी आपस में क्या होते थे बच्चे, ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ए और बी वेक्टर है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ए एंड बी आर एडजेसेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, मतलब मिले हुए हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास, हमने सबसे पहले तो ये ए और बी वेक्टर निकालना है ना, हमें कोई भी वेक्टर नहीं गिवन, हमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं ए वेक्टर कहती हूँ और इसको मैं बी वेक्टर कहती हूँ,
तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और बी वेक्टर की जगह क्या होगा ए सी, और इन दोनों का क्या हो रहा है बीच में फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना क्या है ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना और फॉर्मूले के मुताबिक जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को इसको मैं 1 कह देती हूँ। अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है उन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने ए बी की वैल्यू निकालनी है, फिर मैंने क्या निकालनी है ए सी की वैल्यू निकालनी है, और बाद में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। ए बी किसके बराबर होता है बच्चे ओ बी फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ए सी किसके बराबर होता है ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। आप इसी स्टेप में ही ऊपर ही ओ ए ओ बी एंड ओ सी की वैल्यू इन्हीं ए बी सी पॉइंट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज ओ ए वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा आई जे के की शक्ल में लिख लिया तो पोजीशन वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस का जे माइनस 1 की जगह वजह से और 1 की वजह से प्लस का के, ठीक है। ओ बी वेक्टर इसी तरह से आ जाएगा बच्चे 2i प्लस जे प्लस 2k, ये हमने किया हुआ है काम पहले भी। और ओ सी आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 0j और माइनस के, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0j मैंने नहीं लिखा। तो ओ बी एंड ओ ए को माइनस करें 2i, मैं डायरेक्ट कर दूं 2i में से i गया, क्या रह जाएगा i हैट, ठीक है। ओ बी का वेक्टर पहले लिख लेना, 2i में से i गया खाली i हैट, j में माइनस माइनस जे होगा, j माइनस माइनस जे हो रहा है तो j प्लस जे हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है 2j, तो ये आ जाएगा 2j हैट एंड 2k माइनस के हो जाएगा तो खाली k हैट रह जाएगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया, आप पहले ओ बी की वैल्यू लिख ले, फिर ओ ए की वैल्यू लिखे, माइनस करें, साइन चेंज करें और फिर सॉल्व करके यही आंसर निकालें, आपकी मर्जी, ठीक है। ओ सी माइनस ओ ए में मैं थोड़ा डायरेक्ट नहीं करती, मैंने जगह उसके लिए कब छोड़ी थी। ओ सी में क्या है हमारे पास 3i माइनस का k हैट ओ सी वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्या है i माइनस का j और प्लस का k, ठीक है। तो i अब आपका माइनस की वजह से चेंज हो जाएंगे साइन, प्लस का i माइनस का i, माइनस का j प्लस का j, और प्लस का k क्या हो जाएगा माइनस का k। मैंने साइन चेंज करके लिख लिया ताकि एक स्टेप बचे हमारा। 3i में से i गया तो 2i, j आपका यहाँ पे है ही नहीं सॉल्व होने के लिए तो खाली j, माइनस के और माइनस के तो माइनस 2k हैट, ये हमारा क्या है ए सी वेक्टर। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना था, ये एक वेक्टर निकल आया आपका रिक्वायर्ड जो था ए बी वेक्टर, और ये एक वेक्टर निकल आया रिक्वायर्ड। इन दोनों का आपने क्या लेना था बच्चे, फॉर्मूले को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। सो ए बी दिस इंप्लाइज ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर आई जे के, आई क्या 1 2 1 एंड 2 1 माइनस 2, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स 1 2 1 पहले लिखे और इसके कंपोनेंट्स 2 1 माइनस 2 बाद में लिखे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और एक वेक्टर फाइंड कर लेंगे, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ। -4 -1 माइनस जे हैट आपके पास की, क्योंकि बहुत चीजें रिपीट हो चुकी हैं, आई होप ये अब आपको समझ आ जाती होगी। तो ये -2 एंड के हैट हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 2 4, ठीक है। सो ये आ जाएगा -5i प्लस का 4j है एंड -3k है, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू ये आ गई। हमने इसका क्या करना है बच्चे, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके आप इनको क्या कर लेते हैं एड अप कर लेते हैं। सो आपके पास क्या आ जाएगा कंपोनेंट्स का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर, और इसका होल अंडर रूट 25 + 16 + 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आंसर आपका, लेट मी चेक, 25 + 16 + 9 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ रहा है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 50 का आंसर क्या होता है 5√2, ठीक है। सो दिस इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। ये आंसर आपका किसका आया ए बी क्रॉस ए सी का, ओके। सो हमारे पास, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, ये आ रहा है हमारा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। आपके क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने ये वाला लिखा था, ठीक है, ये वाला। तो इसमें अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, क्या थी
दिस इम्प्लाइज देयरफॉर, या फिर लिख लें देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड क्या आया था, 5√2। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 5√2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5√2/2। अब जो नीचे वाला 2 है, क्या मैंने पहले भी बताया बच्चों कि अगर कोई खाली नंबर होता है उसको अपने ही 2 रूट्स के साथ लिखा जा सकता है। मतलब इसी को मैं 2 दफा लिखूं रूट के साथ, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो खाली 2 बच जाता है। तो कोई भी नंबर अगर 3 नंबर है तो वो अपने ही अंडर रूट में 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो जो नीचे वाला 2 है, मैं ऊपर वाले √2 से खत्म करना चाह रही हूँ थोड़ा सा, तो उसको मैं 2 दफा √2 में लिख सकती हूँ नीचे वाले 2 को। आप देख सकते हैं कि ये चीज और 2 बराबर है, ये दोनों बराबर है। ओके, तो एक रूट और एक रूट कैंसिल, क्या रह जाएगा, खाली 5/√2। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर विच वॉज रिक्वायर्ड। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, इंटीरियर एंगल्स। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया था, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट काम करना है इंटीरियर एंगल्स। उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी, तो मैं ये सब रिमूव करने लगी हूँ। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए लाजमी है कि दोनों की टेल्स आपस में मिलती हो। मतलब ये वेक्टर है ना, इसकी टेल और एक और वेक्टर है उसकी टेल आपस में मिलती हो, तब हम एक एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल्स फाइंड करने हैं इसके। एक को आप कह लें, मर्जी है आपकी, अल्फा बीटा गैमा कहना चाहते हैं तो अल्फा, इसको बीटा और इसको गैमा कह लें। ठीक है, मर्जी आप इसको θ1 θ2 θ3 भी कह सकते हैं, और कोई भी सिंबल से नाम दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो हमें ये अल्फा फाइंड करना है। सबसे पहले एक का तरीका बता देती हूँ, बाकियों का ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। टू फाइंड आपके पास अल्फा, अब आपको एंगल फाइंड करने के लिए पता है कॉज ऑफ थीटा का फॉर्मूला। थीटा पहले मैं बता देती हूँ, उसके साथ क्या होता था कि ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट में याद है ना आपको बच्चे, ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता था। कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों को आप डिवाइड में ले जाते थे, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड के बराबर होता था। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या है, ए और बी की जगह क्या रखना है हमने, और थीटा की जगह तो हमें पता है हमने क्या रखना है, एंगल अल्फा। ठीक है, सो यहाँ भी तो अल्फा आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला में कौन सा यूज करूंगी, कॉज ऑफ थीटा का डॉट प्रोडक्ट वाला, तो ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, जहाँ पे ए और बी एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट मतलब मिले हुए हैं, किसी पॉइंट पे मिले हुए हैं, कई दफा बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की जगह तो अल्फा है, लेकिन ए क्या है हमारे पास। अब आप अल्फा निकालना चाह रहे हैं, दोनों की टेल्स मिलनी चाहिए, तो हेड आपका उस तरफ होना चाहिए, इसका हेड इस तरफ और इसका हेड ऊपर की तरफ। तो आपके वेक्टर्स क्या बनेंगे बच्चे, यहाँ पर ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास वही ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका कॉस ऑफ अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहेंगे तो कॉस ऑफ बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले मैं आपको फॉर्मूले लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें डाटा क्या क्या चाहिए, फिर हम डाटा कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कॉस ऑफ बीटा में हमें बीटा एंगल के लिए क्या चाहिए होगा, अब देखें, इसलिए मैंने इसको एरो ब्लू से किया था क्योंकि ये परमानेंट एरोज नहीं है। अब बीटा के लिए आप देखिएगा दोनों की टेल मिलनी चाहिए, तो इस डॉट से ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाने चाहिए। ठीक है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो बीटा से ऊपर ये आ जाएगा एक BC वेक्टर, और बीटा से इस तरफ BA वेक्टर। ठीक है, सो अब यहाँ पे AB और AC की जगह BA वेक्टर और BC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इन्हीं का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप ये समझ आ रही होगी। सेम इसी तरह से कॉज ऑफ गैमा, गैमा अगर निकालना हो हमें तो गैमा से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वेक्टर्स जाने चाहिए। ठीक है, तो सी से नीचे की तरफ कौन सा वेक्टर बनेगा, सी ए वेक्टर डॉट सी से नीचे की तरफ इस दफा। ठीक है, तो सी बी वेक्टर, आई होप समझ आ रही होगी आपको,
डिवाइडेड बाय इन्हीं का मैग्नीट्यूड। बुक में जो आंसर है बच्चे वो प्लस माइनस की थोड़ी ऊंच नीच है, और आपको पता है इस बुक में बहुत सी मिस्टेक्स हैं, तो हम उसके आंसर को फोकस नहीं करेंगे, जो सही तरीका है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब जी हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें ए बी वैक्टर चाहिए, ए सी वैक्टर चाहिए, बी ए वैक्टर चाहिए, बी सी वैक्टर चाहिए, सी ए वैक्टर एंड सी बी वैक्टर। तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, आपको ये वैक्टर निकालना आता ही है बच्चे, हमने अभी भी निकाला था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो ए बी वैक्टर मेरे पास आ जाएगा आई प्लस 2j माइनस प्लस का के हैट, ठीक है। मैंने बी में से ए को माइनस किया, ठीक है। फाइनल वाले से इनिशियल किया, तो इस वाले वेक्टर में से ए वाला वेक्टर माइनस, जो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आप देख सकते हैं। और ए सी वैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, सी में से ए वेक्टर को माइनस, तो यहीं से मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ। सी वाले में से ए वाला माइनस, 3 में से 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, 2i हैट। 0 में से माइनस जे हो जाएगा तो प्लस का जे रह जाएगा, एंड माइनस के तो -2k है, ठीक है। इसी तरह से मैं बी ए वैक्टर भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये सारे निकाल लेते हैं, एक दफा वैक्टर बाद में सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है बात। बी ए वैक्टर में ए में से बी माइनस, तो आई में से -2, मतलब 1 में से -2 तो माइनस आई है, ठीक है। इसी तरह से माइनस जे में से माइनस जे तो -2j है, और के में से -2 के तो -k है। और पता है आपको ए बी वैक्टर का बी ए वैक्टर का आपस में क्या रिलेशन होता है, कि ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर एक दूसरे से डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं ना। ये ए बी है, ए से बी, और बी ए क्या है, बी से ए की तरफ। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से बस साइन माइनस का फर्क होता है, ठीक है। तो आप गौर कर सकते हैं, 1 आई जे और के तीनों प्लस के, यहाँ पे आई जे और के तीनों माइनस के, बाकी सारी वैल्यू सेम है। 1 आई है, 2 जे है और के है, 1 आई है, 2 जे और के है, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से आप देखिए, हमने ए सी वैक्टर निकाला है ना, मैं आपको सी ए वैक्टर निकाल के दिखा देती हूँ। सी ए वैक्टर ए सी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, तो -2i -j प्लस का 2k, मतलब आपको थॉरोली दोबारा से सोचना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट साइन चेंज करना होगा। सेम इसी तरह से हमने क्या निकालना है, बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा देखते हैं, सी में से बी वेक्टर माइनस, तो 3 में से 2 माइनस आई हैट, 0 में से 1 गया तो -j हैट, और -k +2 ये -3k है, ठीक है। और इस तरह से सी बी वेक्टर आपका इसी के ऑपोजिट साइंस हो जाएंगे, तो -i + j। आई होप मैं ठीक कर रही हूँ, कोई मिस्टेक हो तो जरूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। उम्मीद है कि मैंने ठीक किया होगा। आप लोग खुद भी ट्राई किया करें, ऐसा ना हो कि मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए और फिर आप उसी सोल्यूशन को लेके बैठ जाएं। तो आप खुद भी क्रिटिकल थिंकिंग कर लिया करें। ये तमाम वो वेक्टर्स थे जो मुझे चाहिए थे। अभी इन्हीं वेक्टर्स का मुझे क्या चाहिए बच्चे, मैग्नीट्यूड। तो ए बी मैग्नीट्यूड और ए सी मैग्नीट्यूड, पहले अब मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ए बी मैग्नीट्यूड के लिए मुझे आई का कंपोनेंट स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर, और के कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर, होल अंडर रूट आ जाएगा। 1 + 1 + 4 हो जाएगा, वो हो जाता है 6 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह से ए सी के लिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 4 हो जाएगा। 4 + 4 8 + 1 9, 9 स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ठीक है। तो ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकल आए, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। दिस इम्प्लाइज, अब कॉज ऑफ अल्फा के लिए सारा डाटा है हमारे पास, बल्कि सारा नहीं है, हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, तो मैं इधर ही निकाल लेती हूँ, बल्कि बजाय इसके कि सारा कुछ पहले सॉल्व किया जाए। कॉज ऑफ अल्फा हमारा ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट है, तो ए बी का वेक्टर और ए सी का वेक्टर, इन दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे, √6, एंड ए सी का मैग्नीट्यूड क्या है 3, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई, सो हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया आई + 2j + k हैट, और डॉट प्रोडक्ट हमारा 2i, आप डॉट प्रोडक्ट पहले भी ले सकते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2i × 1 2 + j × j 2 -2 बाय 3√6 लिख सकती हूँ मैं इसको, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/3 √6। दिस इज द कॉज ऑफ अल्फा की वैल्यू है। और अल्फा अगर आप निकालना चाहें, खाली अल्फा, एंगल चाहिए था ना आपको, इंटीरियर एंगल, अंदरूनी एंगल को कहते हैं ना, खाली अल्फा चाहिए था ना आपको। एंगल्स कौन से हमारे, अल्फा है, बीटा है और गैमा, मतलब हमें ये 3 एंगल्स चाहिए। तो अल्फा निकालने के लिए कॉज उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे,
कॉज इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू जो भी आई है 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, इसी तरह से हमने बीटा और गैमा निकालना है इन दो पोर्शन से। तो इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर। और याद रखिएगा ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब विड्थ, लंबाई तो चेंज नहीं हुई ना, ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बी ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो आपने अगर ए बी का निकालिए, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। 1 + 1 ये आ जाएगा, +4 6 ये आ जाएगा। ठीक है, आप बेशक चेक कर लीजिएगा। बीसी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 + 1 10 11 स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कॉज ऑफ बीटा किसके बराबर है, बी ए I - 2j - k डॉट प्रोडक्ट हो रहा है I - j - 3k के साथ, डिवाइड हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड 6, बी ए का मैग्नीट्यूड 6 आया था एंड बी सी का मैग्नीट्यूड 11 आया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये आ जाएगा 1 I × I 1 माइनस प्लस 2 एंड माइनस प्लस 3 + 2 + 1 ये आ जाएगा 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर एक नंबर और उसी का स्क्वायर रूट ऊपर नीचे पड़ा हो तो उस नंबर को हम डबल टाइम ऑफ स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आया था 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 11। तो 6 को हम 2 दफा स्क्वायर रूट में लिखेंगे, एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 बाय स्क्वायर रूट 6 बाय स्क्वायर रूट 11। ठीक है, तो कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू, बल्कि मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय स्क्वायर रूट 11। ठीक है, सो अगर मैं इसमें से बीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो कॉज उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स। ठीक है, ऑफ दिस वैल्यू। आई होप ये समझ आ गई होगी आपको। सेम इसी तरह से हमने गैमा की वैल्यू निकालनी है, ये बीटा की वैल्यू निकल आई, गैमा के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। मैं इसको जरा लिख देती हूँ एक दफा आपके लिए, बाकी आप लोग इसको रिपीट कर लेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो कॉज ऑफ गैमा जो आपका है ना, डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारी वैल्यू आ रही है 7 और इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स आगे 3 और √11। तो कॉज ऑफ गैमा आपका आ रहा है 7/3 स्क्वायर रूट 11। तो गैमा आपका खाली क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, सो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये तमाम इंटीरियर एंगल्स हैं जो उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी बच्चे। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।